बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज बात करेंगे, इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है। कौम से खिताब में उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का शुक्रिया किया है क्योंकि पीटीआई की हुकूमत आ गई है गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट बात अपने खिताब में उन्होंने की है वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। खान साहब का ये कहना था कि हर जो है इंतखाबात के बाद रोना रोया जाता है कि धांधली हुई। इस मसले को हमेशा के लिए पीटीआई की हुकूमत फिक्स करना चाहती है और उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात तजवीज़ की हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम शामिल है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हो जाता है तो मुल्क में काफ़ी हद तक जो है मामला इंतखाबात का वो शफाफ हो जाएगा, उनका ये कहना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्लियामेंट में एक जो है आईनी तरमीम लाएंगे जिसमें सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड का जो है फॉर्मूला वो अप्लाई किया जाएगा, जिससे जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो करप्शन होती है, कहा जाता है खरीदो फरोख्त एमपीएस की, वो बंद होगी और तमाम लोग जो अपना वोट डालेंगे वो पता लगेगा किस शख्स ने किस पार्टी को वोट डाला है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमने 2018 में अपने 20 एमपीएस को इस बात पर फारिग किया था केपी असम्बली से कि उन्होंने जो है उनकी खरीदो फरोख्त हुई है और उन्होंने पैसे लिए हैं। साथ साथ उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि 90 लाख हैं उनके हवाले से भी ये कहा कि इनको भी वोट डालने का हक दिया जाए। हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, फैसल अली ने, हमारे टीम मेंबर हैं, और ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट डालने के हक के हवाले से और इमरान खान की इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं तो गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल करना चाहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी वोटिंग सिस्टम ला रहे हैं। वो माहौल चाहता हूं जिसमें जो इलेक्शन हारे वो भी तस्लीम करे। लेकिन दुनिया भर में ई वोटिंग का सिस्टम किन ममालिक में कैसे काम कर रहा है और कौन से ममालिक फिलहाल कौमी इंतखाबात के दौरान वोटिंग बूथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया के 14 ममालिक ऐसे हैं जहाँ कौमी सतह पर इंतखाबात के इनेकाद के लिए ई वोटिंग का सिस्टम काम कर रहा है, जिनमें ब्राजील, वेनेजुएला, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, भूटान, जर्मनी, इंडिया, नीदरलैंड, पनामा, नाइजीरिया शामिल हैं। इन ममालिक में कुछ ममालिक इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर और कुछ ममालिक अपने मुल्क के कुछ मखसूस हिस्सों में ई वोटिंग के जरिए इंतखाबात का अमल मुकम्मल करवाते हैं। दुनिया के 11 मालिक अपने मुल्क के कुछ हिस्सों में ई वोटिंग को लागू कर सके हैं, जबकि दुनिया के 8 मालिक ने इस सिस्टम को मुतारफ किया लेकिन इस पर काम नहीं किया जा सका। दुनिया के 3 मालिक ऐसे हैं जिन्होंने ई वोटिंग का सिस्टम तो मुतारफ करवाया लेकिन उनको बरकरार नहीं रख सके। इन ममालिक में जर्मनी, नीदरलैंड और पैराग्वे शामिल हैं। ई वोटिंग सिस्टम की शफाफियत की बात की जाए तो इस बारे में हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका सर फहरिस्त है, जहाँ शहरी ई वोटिंग के जरिए अपना हक के राय दही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हालिया अमेरिकी इंतखाबात में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ई वोटिंग सिस्टम के बावजूद धांधली का रोना रोते नजर आए हैं। जी, आपने डिटेल रिपोर्ट सुनी कि कौन से ममालिक में ये ई वोटिंग सिस्टम है और कौन से ममालिक ऐसे हैं जो वो ये ई वोटिंग सिस्टम लाए लेकिन उन्होंने ख़त्म कर दिया। और अमेरिका की बात की जाए, ई वोटिंग सिस्टम मौजूद है लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि वहाँ पे भी धांधली का रोना रोया गया। इमरान खान ने आज अपनी तकरीर में क्या कहा, कुछ क्विकली सुनाते हैं आपको और उसके बाद फिर गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो अब एक ऐसा तासुर हो कि अगला इलेक्शन जो हो, और अभी आज़ाद कश्मीर का भी इलेक्शन आ रहा है, ये सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ये अब ऐसा हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। उसके लिए हमने रिफॉर्म्स किए हैं, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। हमारी कमेटी यहाँ बैठी हुई है, आज़म स्वाति साहब ने बड़ा कम, बाबर अवाम, शफकत महमूद और परवेज़ खटक, ये हमारे सीनियर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो हम इसमें मोटी मैं आपको बात करता हूं कि इसमें हमारी एक तो हम दो चीज़ें तो हम सीधी पास कर देंगे, वो तो हम अपनी पार्लियामेंट के अंदर हमारे पास मेजॉरिटी है वो कर देंगे। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन
जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की इमरान खान यहाँ पे बात कर रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से ही मैं अपने गेस्ट से पूछूंगा। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं तमाम मामलात पे, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से। नुसरत पठान साहिबा जिनका ताल्लुक़ है PTI से और रुकन कौमी असम्बली भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपकी जानिब पहले चलूँगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुतारिफ कराना, एक तो कितना अरसा लगेगा और दूसरा ये किस हद तक बेहतर है पाकिस्तान के लिए? देखिए, नंबर एक डिफेक्ट के भी जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इंतखाबी इस्लाहात लाना चाहती है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नंबर टू, इस्लाहात लाने के लिए जो भी इस्लाहात आपने करनी है, पहले आपने ग्राउंड सिचुएशन देखनी कि हमारे पाकिस्तान की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या पाकिस्तान के मसाइल क्या है, उनको हल करने का तरीका क्या है। और ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं इसको अच्छी तरह जानते हैं। अब अगर हम एक हाइब्रिड सिस्टम वो लेके आना चाहते हैं जो शायद किसी मुल्क में कामयाब हुआ है और किसी मुल्क में कामयाब प्रचार नहीं हुआ है, तो वो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत इसमें बड़ा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ और बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने खड़ा होकर एक बटन दबा देना आपका काम हो जाएगा। इससे लिंकेजेस, पिछली दफा जो आपने पिछला जो इलेक्शन कराया था इसमें जब वो सिस्टम इनका फेल हो गया, उसके बाद अभी तक लोगों ने इसको तस्लीम नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूँ भारत ने ट्राई किया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, और उनका आप मजाक उड़ाते हैं एक दूसरे के भी, आप वोट जहां मर्जी डालें पड़ेगा किसी और को ही जाके, वो क्योंकि सिस्टम मैनिपुलेट हो जाते हैं, सारे कुछ जो भी इंसान का सिस्टम मैनिपुलेट हो जाता है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना कि कहीं हम दांधी बिल्कुल खत्म कर देंगे, ये आजकल के हालात में शायद मेरा ख्याल है बहुत बड़ी उनकी ख्वाहिश तो होगी, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये। इसलिए हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और मिनिमाइज करना चाहिए भी। इस हाथ में होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग इस प्रोसेस में शामिल हों, और उनको शामिल करने के लिए जो भी फैसिलिटेट कर सकते हैं वो करें, नंबर एक। नंबर दो, उनका जो वोट है जिसको वो डालना चाहते हैं वही वोट जाके लगे और गिनने में मसला ना बने आपका। इसलिए ये दो चीजें आप जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं, वही ये काम कर सकता है। वरना आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसको अगर मैनिपुलेशन हो सकती है, जो हुई है, भारत में बड़ा शोर मचा हुआ है ये मोदी का जो इलेक्शन था इसके बारे में। अमेरिका में देख लो, ट्रंप साहब भी चला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं सारी दुनिया। अमेरिकन जो मतलब लीडिंग है टेक्नोलॉजीज में, लीड कर रहे हैं, वो खुद इससे सेटिस्फाइड नहीं है। जर्मनी ने उसको, आपने खुद ही बताया कि उसको खोड़ा कि नहीं हमारा काम नहीं चलता इससे। तो ये सारे सिस्टम को सिर्फ एक ख्वाहिश के जरिए, चूंकि किसी जगह पे कामयाब हुआ है, एक वो हमें अच्छा लगता है, पाकिस्तान को करेंगे, वो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान के जो मारूजी हालात है, जो ग्राउंड सिचुएशन है, उसमें ये शायद हम जो मर्जी कर लें ये कर भी नहीं सकेंगे इसको। अभी 2 साल 2.5 साल हो गए हैं दूसरे इलेक्शन में, यानी आप कह रहे हैं अगले इलेक्शन से पहले बहुत मुश्किल है। राना एहसान अफजल साहब, आपसे आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। मुस्लिम लीग नून को अभी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए हैं, उस पर भी एतराज़ात हैं। ये धांधली का रोना हर इलेक्शन के बाद रोया जाता है, तो ये इसे मिनिमाइज़ करने के लिए इसे पूरे इंतखाबात को ना करार दिया जाए कि ये धांधली ज़्यादा है। अगर इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है, तो आप इसकी फिजिबिलिटी और इसकी आप कैसे हैं शफाफियत पे क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आंधी ज़दा इलेक्शन करने के बाद और धांधली करने के बाद आप कहें कि हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें धांधली ना हो। नंबर दो, ये जो इलेक्शन रिगिंग होती है ये इलेक्शन डे के अंदर खाली नहीं होती। इससे पहले एक सिलसिला चलता है जिसको कहते हैं कि इलेक्शन इंजीनियरिंग, जिसमें पूरा एक प्लान किया जाता है कि किस तरीके से है वो इसको मैनेज करना है। जैसे आपने पाकिस्तान में देखा कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 4 महीने पहले टेन्योर से खत्म कर दी गई। उसके अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, एहसान साहब आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है, अगर ये आपका माइक जो शर्ट में उसे बाहर निकाल लें तो बेहतर हो जाएगी आवाज़। जी, जिस तरह इलेक्शन आवाज़ बेहतर है। जी 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 अब आ रही है। मैं ये कह रहा था कि इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट सिलेक्शन की, इसमें कोई मुशावरत नहीं थी गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की, गिलगित बल्तिस्तान की। ये इलेक्शन प्री पोल रिगिंग के अंदर आता है। फिर इन्होंने हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे वो रोक दिए, जो पुराने चल रहे थे वो भी प्री पोल रिगिंग में आती है। इन्होंने हमारी हुकूमत को फंड किए, चलने नहीं दिया, ये भी प्री पोल रिगिंग में आती है।
फिर इन्होंने जो 14 केयर टेकर लगाए वो दिया इलेक्शन कैंपेन के हल्के के अंदर। और इसके आगे अगर हम चलें फिर इलेक्शन कमीशन की खिलाफ वर्जी करते हुए वुसला की जो है दर्जनों वुसला ठीक छोड़ दिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। ठीक और फिर इलेक्शन आखिरी जो बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट के ऊपर जो इन्होंने गेम खेली, राइट। ये खाली इलेक्ट्रॉनिक एहसान अफजल साहब, आपके एतराज़ात हैं, ज़ाहिरी बात है आप लोगों ने अपना पार्टी का नैरेटिव भी दिया। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और इन्हीं एतराज़ात के हवाले से और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और पाकिस्तानियों के लिए एक अच्छी ख़बर ये है कि ख़ान साहब ने इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से ऐलान किया, और इंतखाबी इस्लाहात बहुत ज़रूरी सेनेट इंतखाबात के हवाले से हैं। ख़ान साहब ने कहा है वज़ीर आज़म ने कि हम ऐसी तरमीम लाएंगे, और वो मेजॉरिटी भी है उनकी दोनों नेशनल असम्बली में, तो वो उसे पास भी करा सकते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, यानी इंतखाबात में जो सेनेट के इंतखाबात होते हैं इसमें ख़रीदो फरोख्त ना हो, करप्शन ना हो। तो इस हवाले से इस अच्छी न्यूज़ पे डिस्कस करते हैं, एनालिसिस लेते हैं। क्या इस पे तमाम पार्टियां रजामंद हैं? पीटीआई का इस पे क्या स्टांस है? मुस्लिम लीग नून क्या पीटीआई के हुकूमती स्टांस को सपोर्ट करेगी? और इस पे हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं? मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। इस इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से ये जो ऐलान आज किया गया है, तो ये कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि अमेंडमेंट नेशनल असम्बली से पास हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खाली ऐलान नहीं है, जितने भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो भी स्टेटमेंट आएगी उसके ऊपर एज इट इज अमल होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आने वाली पॉलिटिक्स और ये जिस तरह से ये 70 सालों में जो ये ब्लेम गेम करते रहे उसके रास्ते हम रोकेंगे। कि ये चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करके, जिसको ये कभी स्टैब्लिशमेंट का नाम देते हैं, कभी कोई मखलूक का नाम देते हैं, वो जब इनको सपोर्ट करके लेके आए तो फिर तो ठीक है। और अगर वो कहें कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा तो फिर ये जिस तरह से अभी वावेला मचा रहे हैं, तो हमारी नीयत ठीक है। हर तरह की इस्लाहात के लिए हमने हमेशा इनको कहा कि आपने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब हम इनका वेट नहीं करेंगे कि ये आए हमारे साथ बैठे तो फिर ही हम इस काम को शुरू करें। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। हम तमाम जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और फिर जिस तरह से ये इदारों को जो मिलाइन करते हैं और दरूनी कुव्वतों के हाथों में खिलौना बन के अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क की सालमियत को चैलेंज करते हैं, तो ये इन ऐसे तमाम साजिशी ग्रोहों का इस चीज से रास्ता होगा। और फिर साफ सुथरी पॉलिटिक्स का सफर का आगाज होगा कि जिसके पास जितना मैंडेट है वो उस हिसाब से आए और अपना रोल प्ले करे। चलिए, वो आगाज तो हो जाएगा। ये कब तक आप नेशनल असम्बली से पास हो जाएगी? सेनेट इंतखाबात अगर आ रहे हैं तो उससे पहले ये हो जाएगा इंशाल्लाह उससे पहले। और ये तो अभी शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेप आप तक आया है। हम लोग इंशाल्लाह जो अगला आपका जनरल इलेक्शन होगा उससे पहले सॉलिड किस्म के रिफॉर्म्स करके जाएंगे। वो रिफॉर्म्स जो दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी की जहाँ पे प्रैक्टिसेस हैं, वो हम इंशाल्लाह इस मुल्क को वो सिस्टम दे के जाएंगे कि कोई कभी गद्दार, कोई कभी इस मुल्क का दुश्मन अपने मुल्क के सोल्जर्स को और अपने मुल्क के कौमी सलामती के इदारों को निशाना ना बना सके। यानी कि जब अवाम उनको राना साहब आपकी जानिब आऊंगा, आप वेलकम करेंगे इस कभी ना कर सके। वजीर आजम का ये जो अमल है, जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, खसूसन सेनेट में इंतखाबात के हवाले से उन्होंने जो बात की है, इसको वेलकम करेंगे आप? देखें, मेरा अपना अगर आप पर्सनल ख्याल पूछें, मैं नहीं अभी समझता, मुझे नहीं पता अभी पार्टी पॉलिसी इस पे क्या होगी, लेकिन शो ऑफ हैंड्स एक ऐसा तरीका है कि जिसके अंदर जो है वो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं कि कोई बंदा जो है वो आपने, क्योंकि हर एक के सामने वोट डालना होता है, तो इससे काफ़ी ये फुल प्रूफ हो जाता है। तो मुझे ओवरऑल नहीं पता कि पार्टी पॉलिसी इसके मुताबिक क्या होगी।
जहां तक बात आ गई कि गवर्नमेंट के साथ तावन करना इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, तो हमने तावन किया गवर्नमेंट के साथ FATF के ऊपर, और हमने कोई 15 लेजिस्लेशन जो हैं, जो अमेंडमेंट्स हुई, वो उसके अंदर अपोजिशन की हमांगी और उनकी राय के साथ ही वो मुमकिन हुई। लेकिन अभी इस वक्त तो जो PDM है, वो उसकी जो 26 नुकात हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो अभी जो हमारी मूवमेंट चल रही है उसके मुताबिक तो मैं नहीं समझता कि अभी हम हुकूमत के साथ किसी भी मामले के ऊपर बैठेंगे। और अभी तो हमारा यही एजेंडा है कि हम इस हुकूमत से जान छुड़ाएं इस मुल्क की, क्योंकि जितनी देर ये हुकूमत रहेगी ये मुल्क का नुकसान करेगी, ये मईशत का नुकसान करेगी, और ये नेशनल सिक्योरिटी को कमजोर करेगी। क्योंकि राना साहब, आई कांट अंडरस्टैंड दिस व्हेन यू आर सेइंग कि हम जो है, मैं पर्सनली इसे सपोर्ट करता हूँ और इससे कम भी हो जाएगी, लेकिन आप दूसरी तरफ अपनी पार्टी का एजेंडा प्रेजेंट कर रहे हैं कि पार्टी का एजेंडा ये है कि इस हुकूमत के साथ मिलकर नहीं बैठना है। इन केस अगर आप इस हुकूमत के साथ मिलकर नहीं बैठते हैं, आप इंतखाबात की तरफ जाएंगे, दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तब भी आपको ये इलेक्शन होगा तो इमरान खान साहब आ जाएंगे, वो कहेंगे जी धांधली हुई है, मैं 6 महीने के बाद आके यहाँ पे धरना दे रहा हूँ, उन्हें कैसे संभालेंगे। इंतखाबी इस्लाहात तो बहुत बेसिक हैं, इस पर आपको हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ेगा, तमाम सियासी जमातों को बल्कि सपोर्ट करना पड़ेगा। ये इस्लाहात होंगी तो उसके बाद ये जवाज़ नहीं बनेगा कि धांधली हुई है। अगर आपने बार बार ये जवाज़ बनाना है और इसी तरह मुल्क चलता रहेगा कि अभी तक 2 साल होने के हैं, पार्लियामेंट में ना खुराक पे बात होती है, ना तालीम पे बात होती है, ना सेहत पे बात होती है, पार्लियामेंट में तू मैं चल रही होती है, पार्लियामेंट में सियासी रहनुमाओं के बयानबाजियां चल रही होती हैं, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा जा रहा होता है, तो किस तरह चलेगा मुल्क आगे? देखिए, बदकिस्मती से जो वजीर आजम इमरान खान हैं, वो किसी भी किस्म का हमांगी के साथ, ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए कैपेबिलिटी नहीं रखते। वो ये जो 2.25 सालों से नेशनल असेंबली के सेशन नहीं प्रॉपरली चल रहे, उसकी PTI जिम्मेदार है। हमने भी 5 साल हुकूमत की और बड़े प्रॉपर तरीके के साथ ऑपोजिशन को एक रिस्पेक्ट दे के उनके साथ मिल के काफ़ी लेजिस्लेशन हुई, बिल्स भी पास हुई, अमेंडमेंट्स भी हुई, लेकिन ये हुकूमत इनकेपेबल है। ये बात तो कर लेती है, फिर जब इनके साथ बैठते हैं तो ये कहते हैं हम NRO मांग रहे हैं। तो इनका एक ही जो है वो लाएअमल है कि हम ऑपोजिशन को किसी तरीके से दबाव बर्बाद कर दें, इनको खामोश कर दें। और मैं आपको बता दूं, ये जो इन्होंने बात की है कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे इलेक्शन के अंदर और उसके प्रोसेस के अंदर, ये एक फार्स है, ये एक झूठ है। क्योंकि ये एक धांधली शुदा इलेक्शन करने के बाद आप कहें कि हम धांधली नहीं करेंगे आगे आने वाले इलेक्शन में, और यहाँ आप इंतहाएं क्रॉस कर दें, तो इस बात में कोई दम नहीं है। अब गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या समझते हैं जनरल साहब, इस पर सियासी पार्टियों में जो अभी फ़ज़ा बनी हुई है, कंसेंसस हो पाएगा? क्या इमरान खान के इस डिसीजन पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इसे वेलकम करेंगे? देखिए, वो भी एहसान साहब जो बात कर रहे हैं, वो तो आपको जाहिर है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, जिसके जो पोलराइजेशन है, और जिसका हम चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी ऑपोजिशन, जहाँ पे हम खड़े हैं, इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे खड़े हैं, तो इनको लगता यूं ही है कि दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि इसका ज्यादा जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर है, क्योंकि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। वो PTI के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनका मेरा ख्याल है कि उनको ये एक तो इस रवैये से बाहर आना पड़ेगा। टॉक विद अपोजिशन, ठीक है, इंडिविजुअल्स को आप मत करें, अपोजिशन एज ए पार्टी तो मतलब वो हकीकत है ना, नून लीग भी हकीकत है, पीस पार्टी भी हकीकत है, बाकी सब पार्टी हकीकत तो है इस पाकिस्तान की, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इन पार्टियों का भी ये फर्ज है कि ये इंसिस्ट ना करें कि भाई एक खास बंदा ही होगा तो बात होगी। पार्टियां बंदे पे नहीं, एक खास बंदे पे नहीं होती, ठीक है, हर एक अपने अपनी लीडरशिप का अलग मसला है, लेकिन पार्टी को भी इससे बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन इससे कतई नजर देखिए कि हमारे इश्यूज बड़े बेसिक हैं। हमने जो आइन था हमारा 1973 का, उसको हमने उसका धूलिया बिगाड़ दिया हम लोगों ने। अब देखिए मसला कहाँ शुरू होता है, पार्टी टिकट मिलता है पार्टी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से, सो ही कंट्रोल्स दैट। पार्टी जिस तरीके से भी बंदा इलेक्ट होकर नेशनल असेंबली में पहुंच जाते हैं, वहां पर वो पार्टी प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर कोई बात करने से बड़ा कतराते हैं, करते ही नहीं है। तो होता ये है कि एक्चुअली तो आपने मुल्क की जो इज्तिमाई दानिश है आपने करके असेंबली में भिजवा दी, उसको कंट्रोल कर रहे हैं 3 या 4 5 आदमी। अगर उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे वो ना सिर्फ असेंबली को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये बेसिक डायलेमा है हमारे आइन में, ये जो कंट्राडिक्शन है इसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी वजह से आप देखिए जो दौलत
कमाने के जराए हैं और जो कवानीन बनाने वाले हैं, जो उसको ठीक करने, सब एक जगह एक इकट्ठे हुए चल। इसलिए पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये बेसिक, इसको आप ठीक करें, उसके बाद आप आए अपनी असेंबली को आजाद करें। नेशनल असेंबली में हमारे ये सारे, मैं तो समझता हूँ कि भाई हम इतने लोगों को इलेक्ट करके भेजते हैं, उन सब की दानिश को अगर हम इकट्ठा इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच सकते हैं वो। दूसरा जो बड़ा इशू है वो ये है कि हम जंप द गन, बेसिक्स अपने ठीक नहीं करेंगे, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ले आए चाहे कुछ लेके आए, वो ठीक नहीं होगा आपके लिए। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि मेरा जो अपना तजुर्बा है वो इतना मज़ा खेज है। मैं किसी गाँव की बात बताना चाहता हूँ। वो कहीं गया तो उन्होंने कहा ये आप बड़ी गलती हो गई हमसे। मैंने कहा गलती क्या हो गई? कहते वोट तो हमारे 130 है गाँव के, लेकिन हमने गलती से 450 डाल दिए वोट। बच गए। अब ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। जज साहब बड़े मजे की बात की आपने। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक देना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। और एक बड़ी ज़बरदस्त बात जज साहब ने की है कि पार्टी के जो रुकन हैं वो असम्बली में जाके अपना ब्रेन जो इस्तेमाल नहीं करते और वो पार्टी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि एक बंदा उनको कंट्रोल करेगा। इस पर बात करते हैं। और सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने काबीना के अरकान की सरजनिश की है, उस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कि एक बंदे पार्टी पॉलिसी डिफ़ाइन करता है और उसके बाद सारे नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं उस पार्टी से मुंसलिक होते हैं, वो उस पॉलिसी को फॉलो करते हैं। इस हवाले से जन साहब ने भी अपना कमेंट दिया कि जिस तरह से कानून साजी होनी चाहिए, जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए सलाहियतों का, वो नहीं हो पाता। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहबा, ये तो सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये तमाम पार्टियों के साथ अलमिया है कि पार्टी जो लीडर होता है उसके आगे लोग बोलते नहीं हैं और जिसकी वजह से बड़े मामलात हैं ख़राब होते हैं। तो आपकी पार्टी में भी ऐसा कल्चर हमें कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देता है। देखिए जैदी साहब, मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करूंगी आपके इस मौक़िफ़ से। उसकी वजह यह है कि हमारी पार्टी में हर लेवल का जो पार्टी मेंबर है वो अपनी ओपिनियन और अपनी आज़ादी के साथ ओपिनियन देने का हक रखता है। और उसकी वजह प्राइम मिनिस्टर खुद है। जिस तरह की भी क्रिटिसिज्म आती है, बल्कि आप ये देखें कि हमारी पार्टी का ये कल्चर था कि हम लोग कोई भी आपसी किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या कुछ भी, और वही झलक नजर आ रही है अभी तक कि हमारे, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि जी इनके तो वुज़रा एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के सामने लोग आपस में उलझ पड़े। उसका मतलब ये नहीं है उलझ पड़े, उसका मतलब ये है कि ये हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा आजादी दी है कि हम अपनी बात भी रखते हैं, मौक़िफ़ भी अपना रखते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, पाकिस्तान की वाहिद ये जमात है जिसमें सबसे पहले हमने इंटरनल जो इंटर पार्टी इलेक्शन कराया, जो कि आगे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये ख्वाब है कि हम मजीद इसको इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे। सेकंड थिंग कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात हो रही है अपने हमारे जो के जितने भी इलेक्शन है, लेकिन उसके साथ इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश ये भी है कि तमाम पार्टीज को हम ऑन बोर्ड करें इस एक मामले में कि विद इन पार्टी भी जो डेमोक्रेसी है, देखें डेमोक्रेसी के सम्राट उस वक्त तक कोई मुल्क उठा नहीं सकता जब तक उसकी प्रैक्टिसेस ठीक ना हो। मसलन हमारा तो, लेकिन मुसर्रत साहबा आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन आपके लीडर सबको साथ लेके नहीं चलना चाहते। इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा और ये सब चोर हैं। ये तो बयानात सारे ज़बाने ज़दे आम है ये बयानात। अभी मेरे भाई है राना साहब, राना एहसान साहब फरमा रहे थे कि ये मेरा जाती मौक़िफ़ है, मुझे पार्टी पॉलिसी नहीं पता। तो मैं आपके इस प्रोग्राम में ऑनर ये आपसे कहती हूँ कि अगर रिफॉर्म्स की बात आएगी हमारे लीडर बैठेंगे, हम बैठेंगे। अगर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करें, वो बैठेंगे। लेकिन हम एक पॉइंट पे जिसपे हम कहते हैं कि वो हमारे इसलिए बस में नहीं है, वो भी हम वजह हम खुद नहीं है कि हमारे पास मैंडेट ही, अगर आप हमारी 22 साल स्ट्रगल देखो तो हमने हमेशा राज ठीक हो गया। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है राना साहब। आप भी यंग लीडर हैं अपनी पार्टी में, आपका एक से भी है, आपके वालिद मोहतरम भी थे पार्टी में, उनका भी बड़ा मकाम था।
तो आप भी अपनी पार्टी से कहें कि अगर इस तरह का मामला है कि इंतखाबी इस्लाहात हैं या दीगर ऐसे मामलात हैं जिससे पाकिस्तान का भला हो, तो उस पर बैठें, साथ बात करें। ये पीडीएम के हवाले से जो एक नैरेटिव आप लोगों ने बनाया हुआ है, दो एक्सट्रीम्स पे दोनों पार्टीज गई हुई हैं, उसे कम करें, एटलीस्ट कौमी मामलात पे तो एक हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में बहुत ज़्यादा डिबेट होती है और हमारी पार्टी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ दो पॉलिसीज़ चल रही हैं। तो ऐसे नहीं है कि दो पॉलिसीज़ चल रही हों या दो नैरेटिव्स चल रहे हों, दो लोगों की मुख्तलिफ राय होती हैं, लेकिन ओवरऑल जब कंसेंसस हो जाता है मेजॉरिटी का, तो फिर उस तरफ जो है वो पार्टी सारी इकट्ठी होके यूनिटी के साथ चलती है। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में इसी तरह ही मामला चलते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे इस चीज़ पे एग्री करूँगा कि पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं उनके अंदर मैच्योरिटी आने की ज़रूरत है, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो। उसकी मेजर वजह यही है कि जो रियासती इदारे हैं वो पार्टीज के ऊपर हमले होते हैं बाकायदा तौर पर। जिस तरह मुशर्रफ साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया तो हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी वो ना टूटी। लेकिन वो 60 जो जिस तरह फ्लोर क्रॉसिंग कराई जाती है, या हमारे जो सेनेट का ये अदम एतमाद के ऊपर जब हम सेनेट के चेयरमैन के लिए गए ऑपोजिशन इकट्ठी होके, तो खड़े तो हुए 64 बंदे, लेकिन वोट कम निकले। तो ये जो मनूवरिंग होती है बिहाइंड द सीन्स, ये जो कह लें रियासती इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं सियासत में, तो ये भी पार्टीज को मेरे ख्याल से मैच्योर नहीं होने देते, या उसकी ग्रोथ को, या एक जो एवोल्यूशन होती है विद इन द पार्टीज, ये भी एक बड़ी रुकावट रही है 73 सालों के अंदर। और जहां तक आपने कहा कि पीएमएलएन, मैं अपनी लीडरशिप को कहूं तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत जो पीटीआई की है ये हर लिहाज से फेल हो गई है अवाम को डिलीवर करने के लिए। ये महंगाई का जो तूफान इन्होंने खड़ा कर दिया है और जिस तरह इन्होंने मीशत को डुबो दिया है, मैं नहीं समझता कि अब कोई गुंजाइश है कि इनके साथ बैठा जाए। और जितनी देर ये हुकूमत करेंगे, जितनी देर ये हुकूमत को चलाएंगे, इसमें आम पाकिस्तानी का नुकसान है। क्योंकि ये ऊपर से कोई बंदा, कोई फरिश्ते तो नहीं उतरते ना, हमने खुद ही मिल बैठ के मामला ठीक करने हैं। तो अगर आप लोगों की जानिब से जो आपके बड़े लीडरान हैं वो मिल बैठें और कौमी मामलात पे एटलीस्ट कंसेंसस हो जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है मुल्क को। मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगा। जनरल साहब, पॉलिटिकल मैच्योरिटी एक बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से पोलराइजेशन है, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ आते हुए, क्योंकि सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, डेमोक्रेसी को हम देख रहे हैं जिस तरह से पिछले 2 टेन्योर गुजरे हैं, अब ये टेन्योर भी पूरा होता है। एक तो हमें दिखाई भी दे रहा है और नहीं भी दिखाई दे रहा, अभी मामलात बीच में हैं कुछ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल मैच्योरिटी ज़्यादा हो सकती है और किस तरह से कौमी मामलात पर कंसेंसस हो सकता है? देखिए, कई दफ़ा ये बात हुई और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये बात हुई कि मिसाक के पाकिस्तान करेंगे हम, और ये शायद मेरी गलती थी। बहुत अर्सा पहले मैंने ये बात की थी कि ये ठीक है, मिसाक जमहूरियत वगैरह किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिसाक पाकिस्तान करें जिससे मिसाक जमहूरियत उसका एक हिस्सा हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी मुल्क हो दुनिया में, वो अपनी चंद बेसिक 2, 3, 4, 5 चीजें उनके लिए सेक्रेट होती हैं, उस पर आगे कोई बात नहीं करता, उसके बाद पॉलिसी बड़ी वाज़ेह होती है। अब भारत की मिसाल ले लीजिए, वो जब मनमोहन सिंह जब थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने पॉलिसी बनाई, भारत से तरक्की करना था। नेक्स्ट गवर्नमेंट आई बीजेपी, उन्होंने पॉलिसी चेंज नहीं की, उन्होंने वो चलते रहे उस पर। हमारा इशू ये है कि चूंकि उन्होंने इस पर कंसेंसस किया है कि दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स, हम इस चीज पे हम तैयार नहीं है करने को। अगर हम एक चांद, और मुझे देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे ये जितने भी सियासी माहिदीन हैं और जो अपकमिंग हमारे जो पॉलिटिशियन है लाइक इरफान, ये लोग बड़े समझदार हैं, दुनिया देखी उन्होंने, देख रहे हैं दुनिया के वक्त। इनको बैठ के अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और पार्टी में देखो जिद क्या है पार्टियों की, पार्टियों की जिद ये है कि फलाना बंदा आके बैठेगा तो हम बात करेंगे उससे। भाई बात करें ना, पहले बात तो शुरू करें, फिर बंदे भी आ जाएंगे बीच में। इससे इस पे गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इसमें अगर कामयाबी होती है तो फायदा पाकिस्तान का है, प्राइम मिनिस्टर का फायदा करनी चाहिए इसको। मैं तो बहुत पहले इसी जब ये पीडीएम का मसला शुरू हो रहा था, मैं उसको दरख्वास्त की थी कि सदर मुल्क अगर चाहे तो वो बुला लें सबको बिठा के और माहिदीन से मिलकर बात करें, हम आगे चल सकते हैं इससे। तो मुल्क तो सबका है ना जी, सबका मुल्क है, पाकिस्तान है, सब है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम सब तरक्की करेंगे। तो अगर इस स्पिरिट से लेके बैठे तो कर सकते हैं हम इसको।
देखिए, तो यहाँ तक आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब इस चीज़ में खुद से आगे बढ़कर कदम उठाएंगे और ओपोजिशन को बुलाएंगे जो हालात चल रहे हैं, या मुश्किल लग रहा है आपको ये सब? मुझे ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि खान साहब का जो माइंडसेट है ना, अभी वो इस तरफ जो टिपिकल जहाँ पे अकोमोडेशन, ये पब्लिकली बैठ के बातचीत, वो शायद इसमें अभी तक ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी में इतने समझदार लोग हैं जो खान साहब अगर नहीं भी आना चाहते उनको वो आके बैठे बाकी, क्योंकि कई दफा देखिए अपोजिशन में मिलकर बात की है लोगों ने, जिस तरह अभी FATF की बात चल रही थी तो काफी सारी चीजों पर इत्तेफाक हो गया था इनका, तो वो मेरा ख्याल कर सकते हैं ये लोग, क्यों करना भी चाहिए। ठीक। Having said that, जी, जी। मेरी एक बात बुरा लगेगा सब दोस्तों को, आई थिंक डेमोक्रेसी एज वी नो इट, जिसी के साथ हम बात कर रहे हैं, वो दैट फेज इज ओवर नाउ। तो व्हाट इज वी द हैव टू सॉल्यूशन, नॉट व्हाट इज लुक द फॉर वे आउट? सिस्टम। जी, मेरा अपना ये सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट दैट इज व्हाट आई थिंक। जी जी, अच्छा, आपकी ये सोच, आपने अपना एक ओपिनियन रखा है, आपके ओपिनियन का बिल्कुल एक एहतराम है। नाज़रीन, इमरान खान को आगे बढ़ना होगा, और अगर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि वो इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, तो अपोजिशन को इस पर साथ रखना है, सियासी पार्टियों को तमाम साथ लेके चलेंगे, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।